हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद हमें अच्छी खासी मार्केट में गिरावट देखने को मिली और गिरावट भी ऐसी कि 9 मंथ्स का बिगेस्ट सिंगल डे फॉल आज का रहा। तो आज की गिरावट की दो खास बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली चीज़ तो ये कि आज ये एक नॉर्मल फॉल नहीं था मार्केट में। अगर एक या दो सेक्टर इस फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते या कोई न्यूज़ होती तो मैं उसे समझ सकता था, लेकिन आज के जो गिरावट की खास बात क्या है कि इसमें कोई न्यूज़ नहीं थी और अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर्स में हमें सेलिंग देखने को मिली और उसका डेटा मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और मार्केट ब्रेड जो है वो काफ़ी बुरा रहा और 90% स्टॉक्स आज जो है डाउन रहे। हमारी गिरावट नॉर्मल सी हमें नहीं दिख रही है, इसकी आगे भी हम एनालिसिस करेंगे। दूसरी खास बात क्या है कि अगर आप आज का बाइंग का डेटा देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी खरीदारी की, करीब 4000 करोड़ से ज़्यादा की, और एफआईआईज ने सिर्फ 1300 करोड़ की सेलिंग की। तो नेट सेट अगर हम इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग का पैटर्न देखें तो नेट तो बायर रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एफआईआईज ने इंडेक्स में अच्छी खासी सेलिंग की है, जिसका डेटा मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरीके से सिर्फ 1300 करोड़ की सेलिंग में मार्केट की एफआईआईज ने ऐसी तैसी कर दी। और इसलिए मैं हमेशा आपको एफआईआई के फिगर्स से अवगत कराता हूं ताकि वो क्या कर रहे हैं आप समझ सकें। और सिर्फ एफआईआई के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए कि एफआईआई बाय करेंगे और मार्केट चढ़ेगा, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एफआईआई हमेशा बाइंग ही करते रहेंगे। अगर हम देखें तो कल तक सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, काफ़ी ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट्स थे। तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया और इसे हम कैसे देखें? तो इस पे बात करने से पहले आइए हम थोड़ा बात करते हैं कि जो तेज़ी हमें देखने को मिली पिछले एक महीने में उसकी क्या वजह रही। तो दोस्तों, अभी जो हमें शार्प रैली देखने को मिली पिछले एक दो हफ्ते में, लोगों ने बताया कि वो शायद इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से हुआ है, लेकिन मेरा थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है। मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसकी क्या वजह है। देखिए दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि मार्केट में जब भी तेज़ी होती है तो एफआईआई बाइंग करते हैं और उसकी वजह से होती है, और जब फॉल होता है तो एफआईआई की सेलिंग की वजह से होता है। तो क्लियरली मार्केट के राइज और फॉल और एफआईआई बाइंग सेलिंग में क्लियर कट कोरिलेशन है। तो एफआईआईज ने अचानक से बाइंग क्यों शुरू कर दिया? अगर आप दिसंबर 1 से 15 का फिगर्स देखें तो एफआईआईज ने करीब 42,000 करोड़ की बाइंग की है, और उससे पहले अगर सितंबर अक्टूबर में जाएं तो करीब 30,000 करोड़ की सेलिंग की है जब मार्केट्स प्रेशर में थे। तो लोग ये कह रहे हैं कि एफआईआई इसलिए बायर बन गए हैं क्योंकि इलेक्शंस के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उस वजह से वो बायर बन गए। लेकिन मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। एफआईआईज के बायर बनने का रीज़न ये है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, यानी कि 1 दिसंबर तक जो फेड का व्यू था वो ये था कि इंटरेस्ट रेट्स के नियर टर्म में बढ़ने की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अभी अगर दिसंबर 15 तक आते आते हम देखें तो फेड ने अपना व्यू चेंज किया है और उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट्स के गिरने की पॉसिबिलिटी है 2024 में, और 0.75% तक रेट्स गिर सकते हैं। तो इस वक्त अगर जो रेट हम करंट रेट देखें तो 5.25 से 5.5% के आसपास है, जो कि गिर के 4.5% तक हो सकते हैं 2024 एंड तक। तो ये जो एक पॉजिटिव जो उनको मैसेज दिया है फेड ने मार्केट को, तो एफआईआई उस वजह से वो बायर बने हैं। तो क्या एफआईआई लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर रहे हैं? दोस्तों, अगर आप पिछले 1-1.5 साल का डेटा देखेंगे तो एफआईआई सिर्फ मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ से माल कमाते हैं, मार्केट को चढ़ाते हैं, सेक्टर को चढ़ाते हैं, रिटेल को माल चेपते हैं और प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। फिर जब गिरावट आती है तो वो दोबारा आते हैं, फिर मार्केट किसी और सेक्टर को पकड़ते हैं, सेट ऑफ स्टॉक्स को पकड़ते हैं, फिर उसको चढ़ाते हैं, फिर ऊपर चढ़ा के निकल जाते हैं। तो क्लियरली उनका जो विजन है वो शॉर्ट टर्म का लगता है, इसलिए उनकी जो बाइंग की फिगर्स अगर आप पिछले 1 साल में देखें तो कंसिस्टेंटली बाइंग की नहीं आ रही है। 2-3 महीने बाइंग आती है, फिर सेलिंग आती है, फिर बाइंग आती है, फिर सेलिंग आती है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो रिटेल वाले खरीदते हैं, रिटेल वालों को वो माल चेपते हैं और माल चेप के निकल जाते हैं। रिटेल वाला हर डिप पे इसलिए खरीद रहा है और हर राइस पे इसलिए खरीद रहा है
क्योंकि उसे लगता है कि ये तो ऐसे ही चलता रहेगा और एफआईआई हमेशा आएंगे कुछ टाइम के बाद और हर गिरावट से मार्केट चढ़ेगा। अब आप में से कुछ लोग शायद ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं, हमारे मैक्रोस फंडामेंटल्स इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही है, इस वजह से मार्केट में एफआईआई आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो अगर आप देखें तो हमारा जो लॉन्ग टर्म इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, किसी भी कंट्री में जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका सबसे बड़ा साइन होता है कि एफडीआई में ग्रोथ। तो एफडीआई में अगर आप डेटा देखें तो उसमें करीब 7% की गिरावट हमें देखने को मिली है। एफडीआई में डिप आया है, चाइना में भी एफडीआई में डिप आया है, लेकिन हमें लग रहा था कि वो पैसा हमारे पास आएगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं आया है। तो लेटेस्ट डेटा ये है कि एफडीआई में डिप है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में डिप आया है। तो जो एक्सपोर्ट में डिप आने का सीधा मतलब ये है कि वर्ल्ड वाइड जो डिमांड है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो एक्सपोर्ट में डिप आया है। 3% का नवंबर में डिप आया है। इंपोर्ट में भी डिप आया है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि भैया हमारे इंटरनल कंजम्पशंस भी कम हो रहे हैं, इंटरनल डिमांड्स भी कम हो रही है। तो अगर हम कंपनीज के रेवेन्यू का डेटा देखें, Q2 का डेटा, तो उसमें भी हमें उस तरीके की ग्रोथ नहीं दिख रही है। ग्रोथ हमें दिख रही है, तो अगर एक साल पहले हम 20% के रफ्तार से ग्रो कर रहे थे, तो अब हम सिर्फ 15% के रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप कंपनी की बात अगर करें, मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा, अगर कंपनी की बात करें, कंजम्पशन की बात करें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें नहीं दिख रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि एफआईआईज जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को कमिट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि एफआईआईज में दुनिया भर के जो रिच लोग हैं उनका पैसा होता है, उनका खुद का भी पैसा होता है, और वर्ल्ड के टॉप इन्फ्लुएंशियल्स लोगों का पैसा होता है। वर्ल्ड के बेस्ट जो ट्रेडिंग ब्रेन्स होते हैं वो एफआईआईज में काम करते हैं। तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से मार्केट से पैसा कमाया जाए, और मैंने खुद अंदर से देखा है कि एफआईआईज किस तरीके से ह्यूज प्रॉफिट्स कमाते हैं। तो ये तो बात हुई कि एफआईआईज ने किस तरीके से मार्केट को चढ़ाया, लेकिन आज के फॉल को हम कैसे इंटरप्रेट करें, आइए जरा हम देखते हैं। तो दोस्तों ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आज का डेटा है। आज सेक्टर वाइज किसमें कितना राइज एंड फॉल हुआ, और मंथली भी मैं आपको दिखा रहा हूं, और साथ ही मैं आपको ईयरली चेंज भी दिखा रहा हूं और मंथली चेंज भी दिखा रहा हूं। तो आइए हम इन 3 सेक्टर्स को फोकस करते हैं, पीएसयू बैंक, मेटल्स एंड ऑयल एंड गैस। अब इन 3 में पहले आप देखिए कि 30 दिन में ये जो है टॉप गेनर्स रहे, डबल डिजिट गेन्स दिखाया। बाकी में अगर आप देखें तो मोटा मोटा सिंगल डिजिट के गेन्स हैं। तो इन तीनों में हमें डबल डिजिट्स के गेन देखने को मिले। और आज आप देखिए तो ये आपको क्लियरली ये जो टॉप लूजर्स में हमें दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर को भी देखें तो उसमें भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और 1 महीने में राइज था। तो क्लियर पैटर्न है कि 1 महीने तक उन्होंने मार्केट को चढ़ाया, रिटेल को माल चेपा और आज माल निकाल दिया। तो अगर आप देखें तो अक्रॉस द बोर्ड हमें आज सेलिंग देखने को मिली। और अगर हम बात करें तो सबसे कम सेलिंग हमें एफएमसीजी सेक्टर में देखने को मिली। तो क्लियरली ये डेटा ये बता रहा है कि किस तरीके से पंप एंड डंप स्कीम चल रही है। तो आइए अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ से मार्केट का आगे का क्या रास्ता है। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा क्लब 100 ऑप्शंस लर्निंग प्रोग्राम का जनवरी बैच के एनरोलमेंट शुरू हो गए हैं और सीट्स काफ़ी तेज़ी के साथ भर रही हैं। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ रूल्स के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे क्लब 100 प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.bulltrack.in पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे यहाँ से मार्केट का क्या रास्ता है, इसको कैसे हम देखें। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो ये कि मैं मार्केट में काफ़ी कॉशियस व्यू रखता हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट में काफ़ी तबाही देखी है, काफ़ी लोगों को काफ़ी पैसा लूज़ करते हुए देखा है, और जब भी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तभी उनका सबसे ज़्यादा पैसा डूबता है। तो अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो इस वक्त हमारी जो पीई है निफ्टी की या सेंसेक्स की 30 कंपनीज़ की पीई अगर हम देखें तो वो 24 से ऊपर चला गया है, जो कि हिस्टोरिकली हाई है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये हाईएस्ट हमारे लेवल तक पहुँच गया है, लेकिन एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब 1992 में हमारा जो पीई था वो 50 से ऊपर चला गया था,
अगर हम 2002 की बात करें तो उस वक्त पी 24 से ऊपर चला गया था, 2008 में 24 से ऊपर चला गया और अभी भी 24 से ऊपर चला गया। तो ये 1992, 2002 और 2008 में कॉमन क्या है, इन तीनों के टाइम पे क्रैश हुआ था और लोगों ने पीईज को बढ़ते हुए देखा और ये भी कहा कि अरे ये पी बकवास होता है, खरीदो खरीदो खरीदो, मार्केट जब भी डिप करेगा रिकवर करेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ हमें ये पता है। तो वैल्यूएशंस का कंफर्ट तो मार्केट में है नहीं और इस वक्त इंडिया जो है वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट्स में आ गया है, जहां तक मेरी जानकारी है। अब मैंने आपके साथ फंडामेंटल्स तो शेयर किए और आप मुझे बताइए कि किस सेक्टर में अलार्मिंग ग्रोथ हो रहा है जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा मार्केट को पीई मल्टीपल दें। तो लिक्विडिटी है, एफआईआईज पैसा पंप कर रहे हैं और उसकी वजह से वैल्यूएशंस की किसी को फिक्र नहीं है और हमें पता है कि मार्केट के दो ही शेयर हैं और सबसे बड़ा शेयर एफआईआई है और उससे छोटा शेयर म्यूचुअल फंड है। और अगर म्यूचुअल फंड्स को तो खरीदना है, वो तो ज़्यादा सेलिंग करते नहीं है और एफआईआईज जो हैं लगातार जो हैं बाइंग भी नहीं करते हैं, कभी बाइंग करते हैं तो सेलिंग करते हैं। तो जब दोनों बाइंग करते हैं तो मार्केट तेजी के साथ ऊपर जाता है। लेकिन जिस दिन एफआईआई जो है तेजी के साथ सेलिंग करेगा तो म्यूचुअल फंड्स भी उसे नहीं रोक पाएंगे और हमने पास्ट में ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। इसलिए इन लेवल्स पर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अब आइए एक और हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हमारे निफ्टी में जो टॉप वेटेज किस किस सेक्टर का है। तो सबसे बड़ा जो वेटेज है वो है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का और इसके बाद जो आता है आईटी, ये करीब 36% का वेटेज है और आईटी सेक्टर का करीब 14% का वेटेज है और इसके बाद ऑयल एंड गैस जो है ये करीब 12% का वेटेज है और एफएमसीजी करीब 9% का वेटेज है। तो फाइनेंशियल सेक्टर 36%, आईटी सेक्टर 14%, ऑयल एंड गैस 12% एंड एफएमसीजी 9%। तो ये टोटल जो है 70% निफ्टी का वेट रखते हैं। अब आप देखिए इसमें से किस सेक्टर में आपको लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी, यहाँ से 2 गुना 3 गुना ग्रोथ देखने को मिली। देखिए इस वक्त अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर एक साल में हम देखें तो इसने अच्छा गेन दिया है। आईटी सेक्टर का गेन आप देख सकते हैं कि 23% का एक साल में गेन दिया है, क्योंकि इससे पिछले साल आईटी सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी। अब आईटी सेक्टर में अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो आईटी सेक्टर की हालत बहुत अच्छी नहीं है। अभी रिसेंटली एसेंचर के रिजल्ट्स आए हैं और वो बिलो एवरेज रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन है उससे कम रहे हैं। और अभी अगर आप प्लेसमेंट का डेटा ट्रैक करेंगे तो वहाँ पर जो फ्रेशर्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल रहे हैं उनको कैंपस में प्लेसमेंट्स भी प्रॉपर नहीं मिल रहे। इनफैक्ट काफ़ी सालों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसमें से काफ़ी लोग की प्लेसमेंट्स भी नहीं हो रही हैं। जो इंटरनल हाइक्स हैं कंपनी के अंदर, आईटी कंपनी में, वहाँ पे अगर आप देखें तो हाइक्स जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही हैं और 10% से भी नीचे की हाइक मिल रही हैं, वो भी सबको नहीं मिल रही हैं। और न्यू हायरिंग पे भी काफ़ी कंपनीज ने फ्रीज लगा दिया है। दूसरी चीज़ जो हमें गौर करने वाली बात है कि ग्लोबल डिमांड जो है आईटी सर्विसेज में वो घट रही है। ये तो क्लियरली डेटा बता रहा है। और आईटी सर्विसेज की कंपनी जब प्रोजेक्ट्स लेने जा रही हैं बाहर तो उनको नए क्लॉजेज लगाए जा रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि आपको ये पेमेंट तभी मिलेगा जब आप हमारे कॉस्ट को कम करेंगे या हमारे जो आपको हमने काम दिया है, जो गोल दिया है, उस गोल को आप मीट करेंगे। तो उनकी जो रेवेन्यू है वो भी पूरी मिलने की गारंटी नहीं है। वो आपको ये बता सकते हैं कि हमने इतने $1 मिलियन का डील साइन की है, लेकिन वो पेमेंट तभी उन्हें मिलेगी जब वो पर्टिकुलर गोल्स को पूरा करेंगे। तो आईटी सेक्टर में कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से बैंक्स ठंडे पड़े हुए थे और इंडिया का जो लार्जेस्ट बैंक है वो भी फ्लैट था। हाँ, एक महीने में हमें थोड़ी बहुत जो है राइज देखने को मिली है लिक्विडिटी की वजह से, लेकिन ओवरऑल आरबीआई के टाइट रेगुलेशंस की वजह से वहाँ पर भी कोई ड्रामेटिक ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिल सकता। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट में गिरावट आती है, लोन सस्ते होते हैं तो शायद हमें जंप देखने को मिले। अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करें तो ऑयल एंड गैस में तो रिलायंस ऑलरेडी ठंडा पड़ा हुआ है। इसमें भी जो मूवमेंट पिछले एक महीने में ही आती हुई हमें दिखी थी और वो भी वापस से आज हमें उसमें सेलिंग देखने को मिली। तो इसमें भी कोई ड्रामेटिक ग्रोथ नहीं है। पिछले कई सालों से ऑयल एंड गैस में
कुछ खास ग्रोथ होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऑयल एंड गैस का ओवरऑल ग्लोबल डिमांड भी घटी है। और एफएमसीजी की बात करें तो ये एक डिफेंसिव सेक्टर है, कभी भी एफएमसीजी में ड्रामेटिक ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिला। तो 70% आपके जो स्टॉक्स हैं उसमें कोई ड्रामेटिक ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल सकता अगले 2 सालों में। हाँ, ये एक सेक्टर है जिसमें अगर इंटरेस्ट रेट्स में कट्स होते हैं हमारे कंट्री में तो इसमें बूस्ट मिल सकता है, जो फिलहाल तो हमें अगले 1 साल तक इसके चांसेस नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि अगले साल जो फेड भी रेट्स को कम कर दे, क्योंकि वहाँ पर भी इलेक्शंस आने वाले हैं और इकॉनमी तो बाद में आती है, पहले तो भैया इलेक्शन को जीतो। तो वहाँ पर जो पब्लिक को रिलीफ देने के लिए या उनके पेन को कम करने के लिए वहाँ पर रेट्स कट्स हो सकते हैं। और वंस अगेन उसका रिएक्शन हमारे इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन वो प्योरली लिक्विडिटी ड्रिवन रैली होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लिक्विडिटी के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, हर बार हम स्टॉक खरीद लेते हैं ये सोच के कि ठीक है एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, वापस आ जाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा अगर हो जाए कि आप दरवाजे पे लालटेन लेकर खड़े हैं और वो लौट के ना आए तो क्या होगा, उसका ट्रेलर आज आपने देख लिया। इसलिए मार्केट में पैसा ज़रूर लगाइए, स्टॉक्स में पैसा लगाइए, थोड़ा सा सावधानी के साथ लगाइए और उतना ही लगाइए जितने का रिस्क आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।